नमस्कार दोस्तों। बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं वरदान सीरीज के एक नए लेक्चर में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि बेटा इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आते भी हैं और आसान भी होते हैं, तो आप बना भी ले जाओगे। ठीक है, तो आसान टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके क्वेश्चन आसान होते हैं बेटा वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट द वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 10 ईयर एनालिसिस की। इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर को हम 3-4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वाईडीएससी, फिर आता है डिफ्रैक्शन, फिर आता है पोलराइजेशन, फिर मिसलेनियस, राइट। तो वाईडीएससी सबसे बड़ा चंक है इस चैप्टर का, जिसमें वाईडीएससी की बात होती है, इंटरफेरेंस की बात होती है, इंटेंसिटीज की बात होती है, और वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे वेरिएशंस की बात होती है। सबका मिलाकर लगभग 56% क्वेश्चन इसी में से आता है। बचा हुआ क्वेश्चन कहां से आता है? डिफ्रैक्शन से आता है और पोलराइजेशन से आता है, और मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मेजर चंक है वो इंटेंसिटी वाईडीएससी का रहता है, फिर पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन के ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं शुरू। सबसे पहले हम वाईडीएससी के ऊपर ही कुछ बातें करेंगे, इसमें इंटेंसिटी के ऊपर बातें करेंगे, वाईडीएससी पे कुछ बातें करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से हम बहुत आसानी से 4 नंबर अपनी जेब के अंदर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा इंटेंसिटी रेशो, इंटेंसिटी रेशो के बारे में। अब ये आखिरकार इंटेंसिटी रेशो क्या चीज है? तो जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो दोनों वेव्स की कुछ कुछ इंटेंसिटी होती है, लेकिन मिलने के बाद उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस कैसा हो रहा, कंस्ट्रक्टिव हो रहा कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा। जी हां, कभी कभी एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, तो कभी कभी एक और एक आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म भी कर देते हैं, उनके बीच में युद्ध हो जाता है, एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं तो मिलकर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। और जब वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, अपोज करने की कोशिश करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्टिव मिनिमा बनता है, और उस केस में आपकी इंटेंसिटी घट जाती है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारी वेव 1 है, जो फर्स्ट वेव हमारी है, जो वेव 1 है, अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है और जो वेव 2 है इसकी इंटेंसिटी I2 है, इसकी इंटेंसिटी क्या है बेटा? I2 है। ठीक है ना, तो वेव 1 और वेव 2 की इंटेंसिटी हमने यहां पर लिखी, लेकिन जब मिलने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, कंस्ट्रक्टिव हो रहा, ठीक है ना, एक और एक 11 हो रहे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है √/I1 प्लस √/I2 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के बारे में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन इंटेंसिटी इज द मोर पॉपुलर फॉर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो यह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्टिव की बात की जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर मिनिमम इंटेंसिटी आता है और उसका वैल्यू होता है √/I1 माइनस √/I2 का स्क्वायर। लेकिन मैंने यहां पर एक वर्ड यूज कर रखा है, वो है रेशो। मतलब एग्जाम जो है, एग्जाम के अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलेगा IMAX IMIN निकाल दो, कर रेशो निकाल दो। तो क्या दिक्कत है, रेशो भी निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। IMAX/IMIN कितना होगा भैया? √/I1 प्लस √/I2 डिवाइड बाय √/I1 माइनस √/I2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, आपको लगा अभी खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। क्वेश्चन सेटर जो है नॉर्मली आपको I1 I2 की वैल्यू नहीं देता, क्वेश्चन सेटर आपको देता है इसके रेशो की वैल्यू। क्वेश्चन सेटर कहता है कि भैया हमारे पास एक टर्म है बीटा जिसकी वैल्यू है I1/I2, जिसकी वैल्यू क्या है भैया? I1/I2 है। अब बताओ IMAX/IMIN का वैल्यू कितना होगा? तो अब आप सर खुजाते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं सॉल्व होगा। देखो, ऊपर से √I2 कॉमन ले लो, नीचे से √I2 कॉमन ले लो, दोनों से √I2 कॉमन ले लो। ऊपर बचेगा √I1/I2 प्लस 1, नीचे का √I2 कॉमन आ गया, √/I1/I2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √I2 कट गया। ठीक है, अब √/I1/I2 तो बीटा था,
भैया ये रूट बीटा प्लस 1 रूट बीटा माइनस 1 का स्क्वायर इज द आई मैक्स बाय आई मिन। ठीक है, तो अब जो रेशियो का फॉर्मूला आपको मिल रहा वो ये मिल रहा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सही भी करना है और जल्दी भी करना है, सही भी करना है और जल्दी भी करना है, डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए ताकि फटाफट आपका आंसर निकल जाए। रूट बीटा प्लस 1 बाय रूट बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कि भैया जो रेशियो आपको गिवन है वो गिवन है A1 बाय A2 का, उसने I1 बाय A2 भी नहीं दिया, एक स्टेप आगे निकल गया, उसने क्या दिया, उसने A1 बाय A2 दिया। हमें पता है कि बीटा क्या है, I1 बाय I2 है, ठीक है ना, लेकिन I1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो ये A1 बाय A2 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है समझ में, कितना ही घुमा लो बच्चा लेकिन हम पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो बीटा की जगह पर आप A1 बाय A2 के स्क्वायर को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 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 A1 बाय A2 को मैं अल्फा कह दूं, अगर A1 बाय A2 को मैं अल्फा कह दूं, तो बीटा क्या है, तो बीटा क्या है, बीटा है अल्फा स्क्वायर। इफ आई पुट अल्फा स्क्वायर हियर, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट आई मैक्स बाय आई मिन रूट बीटा, दैट मींस रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मींस अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। दैट मींस अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो मिलता है तो फॉर्मूला और सिंपल हो गया, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। आ रही बात समझ में। अगर इंटेंसिटी का रेशियो मिलता है तो रूट बीटा प्लस 1 रूट बीटा माइनस 1 का स्क्वायर मिलेगा। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो कहानी बन जाएगी। आ जाओ, अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पास्ट में आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पास्ट में आए हैं। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनने लग जाए तब समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो, आप सही राह पर हो। आओ बेटा, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द कोहेरेंट वेव इज 1/3। कोहेरेंट वेव इज 1/3, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन ने जो हमें दिया है वो अल्फा दिया है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स कहा है उसने, अल्फा दिया है। कितना होता है बेटा, 1/3 दिया है। अब कह रहा है आई मैक्स बाय आई मिन निकाल दो, आई मैक्स बाय आई मिन निकाल दो। तो भैया आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिन कितना होता है, तो आई मैक्स बाय आई मिन होता है अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1/3 प्लस 1 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 और 1 4 का स्क्वायर 16। और नीचे कितना आएगा बेटा, नीचे कितना आएगा बेटा, आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ रहा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ रहा। तो कुल मिला के कितना आ गया, कुल मिला के कितना आ गया बेटा, ये कुल मिला के ये 4 आ गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। आई बात समझ में आपको। तो हमारा आंसर आ रहा है 4। आई मैक्स बाय आई मिन का आंसर बिल्कुल सिंपल 4 आ चुका। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो लाइफ आपकी हो गई जिंगा लाला, जिंगा लाला। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, इसको याद कर लो और आपका आंसर खट से निकल जाएगा, खट से निकल जाएगा। टेंशन वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, खट से निकलेगा आंसर, फट से, ठीक है ना। चलो भैया, 4 नंबर जेब के अंदर आते हुए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। आ जाओ बच्चा। तो अब अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग बेटा होमवर्क में है, घर पे करना है आपको इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा देखो यहां पर क्या बोला है, मैं समझाया तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसकी विड्थ का रेशियो दे रखा हुआ है W1 और W2। तो YDSC में जो पतली पतली स्लिट्स बनाई जाती हैं, यंग्स ने क्या किया, उसको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए थे, उसने कार्डबोर्ड लिया, उस पर ब्लेड से स्लिट्स बना दी पतली पतली। समझो उन स्लिट्स की जो विड्थ है, वो जितनी मोटी स्लिट होगी उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि स्लिट की विड्थ दे रखी है और हमने कहा कि जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ होगी, मतलब I1 by I2 is W1 by W2 is equal to 4:1 is equal to बेटा, आपको बेटा मिल गया है और यू नीड टू फाइंड आउट इज I max by I min, I max by I min। अभी ये बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क था, इसके आगे मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताना है, सर मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है, मेरा आंसर ये आ रहा है। और देखो कि क्या आप 4 नंबर अपनी जेब के अंदर ला पा रहे हैं कि नहीं,
2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2019 में आया क्वेश्चन है। देखो कि आप 4 नंबर ले पा रहे हैं या नहीं। बढ़ते हैं आगे अगले वरदान की तरफ। अगला वरदान है स्लैब इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। एक स्लैब हमने रखनी है, स्लिट के सामने स्लैब रखनी, ठीक है ना। तो बेटा देखो, नॉर्मल जो आईडीएससी होता है ना, उसके बारे में कम पूछा जाता है, उसमें वेरिएशंस करके पूछा जाता है। अब वेरिएशन भी इसमें बहुत सारी है, बहुत सारी है, 15-20 टाइप की वेरिएशन है। अगर वेरिएशन सारी पढ़ाने लग जाऊं ना मैं, तो कम से कम 3 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है ना, कम से कम 3 लेक्चर्स लग जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए इन वेरिएशंस का वो वाला वेरिएशन चूज करके आया, उनमें से वो वेरिएशन चूज करके आया जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और वो क्या है? स्लैब इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। स्लैब इन फ्रंट ऑफ द स्लिट क्या मतलब है बेटा? देखो, हुआ क्या कि हमने 2 स्लिट जो हमारी थी S1 S2, इनमें से किसी एक के सामने एक स्लैब रख दी, F, थिकनेस T रख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रख दिया, थिकनेस T रख दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रख दिया, ठीक है ना भैया। अब हुआ क्या यहां पर कि जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले सेंटर पर बन रहा था, अब वो सेंटर पर नहीं बना, वो शिफ्ट हो गया। किस तरफ शिफ्ट हुआ? जिस तरफ स्लैब रखी उस तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब अगर ऊपर वाले के सामने स्लैब रखी तो ये गया ऊपर बैच, नीचे वाले के सामने स्लैब रखोगे तो जाएगा कहां पे? नीचे बैक। तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, डिपेंड करता है कि स्लैब यहां रखी कि यहां रखी। आ रही है समझ में? तो स्लैब जिसकी तरफ रखोगे, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उस तरफ ही शिफ्ट हो रहा था। तो अब अगला क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सर मुझे पता है आपके दिमाग में खुराफात चल रही है, जैसे मैंने ये बात बोली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है मंडरा रहा होगा, घूम रहा होगा। आप कहोगे सर बच के निकलना चाह रहे हो, अगर ऊपर भी स्लैब रख दी नीचे भी स्लैब रख दी तब किस तरफ जाएगा? तब बेटा म्यू और टी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, म्यू और टी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं कहीं रहेगा, और जहां पर म्यू और टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो हम कह रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा इज गोइंग टू शिफ्ट, सेंट्रल मैक्सिमा इज गोइंग टू शिफ्ट। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कितना शिफ्ट होगा? अरे भैया कितना शिफ्ट होगा? अरे बउआ कितना शिफ्ट होगा ये बताओ, ठीक है ना। तो हमने कहा जो शिफ्ट का फॉर्मूला आता है वो आपको करना है याद। क्या फॉर्मूला आता है भैया? हम दूसरे रंग से लिखेंगे, लो भैया, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी, ये होता है शिफ्ट, ये होता है शिफ्ट। आखिरकार आई बात समझ में? कुछ गया दिमाग के अंदर? हमने कहा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है स्लैब रखने के बाद सेंटर पर नहीं बनने वाला, ये शिफ्ट होने वाला है। जिस तरफ स्लैब रखोगे उस तरफ चला जाएगा, लेकिन वो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट होगा इतने डिस्टेंस से। ये फॉर्मूला आपको करना है याद, पूरी डेरिवेशन है इसके पीछे, बट ये फॉर्मूला अब आपको याद कर लेना। फॉर्मूला याद है, कोई टेंशन नहीं आने वाली, आप लोग आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ चलने वाली है, ठीक है ना। तो ये हो गया म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी, ये आ गया शिफ्ट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आता है कि इस रीजन में कितनी फ्रिंजेस थी जो शिफ्ट हो गई? इस रीजन में कितनी फ्रिंजेस थी जो शिफ्ट हो गई? तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ये होता है शिफ्ट डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। भाई जितना शिफ्ट हुआ वो डिस्टेंस, उसमें कितनी फ्रिंजेस थी डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ, तो उतने उतने कट्स लग जाएंगे, उतने फ्रिंजेस बन जाएंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं हर 2 डिस्टेंस, हर 2 मीटर के बाद एक, हर 2 मिलीमीटर के बाद जो है वो एक फ्रिंज बन रही है, ठीक है ना, और हमने कहा 10 मिलीमीटर में कितने फ्रिंजेस बनेंगी, तो आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितने 5 फ्रिंजेस बनने वाली है, इसमें 5 फ्रिंजेस बनने वाली है। तो इस शिफ्ट को अगर आप फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। ठीक है, एक सेकंड बेटा, चमत्कार हुआ है कुछ अभी हमारे साथ, चमत्कार हुआ है, ये अपने आप ही जो है वो एंड्रॉइड मोड में घुस चला गया। अब क्या करें, चला गया तो चला गया, इसकी मर्जी, हम वापस ले आए इसको। कई बार होता है बच्चा पढ़ रहा होता है, पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाता है, कहीं और किसी और मोड में चला गया, सामने लेक्चर चल रहा है, देख रहा है, कान में ईयरफोन लगे हुए हैं, दिमाग कहीं और, दिमाग कहीं और। ऐसा ही कई बार इसके साथ भी हो जाता है, चलते चलते अपने आप ही कहीं और पहुंच जाता है, कहीं और पहुंच जाता है। जादू है ये, जादू, इट्स अ मैजिक। इट हैपेंस विद स्टूडेंट्स मोस्टली बट समटाइम्स विद माय सिस्टम एज वेल।
खैर एनीवेज, शिफ्ट कितना है? शिफ्ट है म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी, और फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। जिसको फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का नहीं पता वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी याद करेगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी होता है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा। आहा ओहो एहे, समझे समझे? ये हमारे पास मामला है किसका? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। दो फॉर्मूला मैंने दे दिया आप लोगों को, एक फॉर्मूला दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, एक फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी दे दिया। ये फॉर्मूले अब आपको याद हो जाना चाहिए। आइए करते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने अगेन 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 मैं लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं। 2019 में आने वाला क्वेश्चन है ये। चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको हिला पाते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को हिला पाएंगे? क्या हम इस क्वेश्चन को हिला पाएंगे? क्या हम इस क्वेश्चन को हिला पाएंगे? लो हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया। आए नहीं चलो लेट्स बैक। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा, ठीक है, और फिर क्या रहा है, व्हेन अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी हैविंग डिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। चलो पहले इतना बना लेते डायग्राम। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम हमने बना दी, एक के सामने रख दी हमने यहां पर, ठीक है। द मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय 1 फ्रिंज विड्थ। तो क्या रहा है, शिफ्ट इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ। द वैल्यू ऑफ टी इज, सो ऑल यू नीड इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या मांगता है आपको इस क्वेश्चन करने के लिए? केवल और केवल फॉर्मूला मांगता है। इससे सिंपल क्वेश्चन कहां मिलेगा? कहां मिलेगा बच्चों? ये तो राम राज्य है। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा। तो भैया जो शिफ्ट होगा इसमें, शिफ्ट का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। और ये क्या रहा है, शिफ्ट्स बाय 1 फ्रिंज विड्थ, मतलब शिफ्ट इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। ये कटा और टी की वैल्यू पूछ रहा लैम्डा अपॉन में म्यू माइनस 1। इसकी ऑप्शन में गलती से लगता हूं कॉपी करना भूल गया, हमारा ऑपरेटर भाई साहब, को टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमने जो है वो टी की वैल्यू लैम्डा अपॉन में म्यू माइनस 1 लिख दी। क्या टेंशन है? कोई टेंशन है का? नहीं है ना? 4 नंबर आ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अरे हाँ कि ना? बोल भाई, बढ़ गया कॉन्फिडेंस? चल भाई, अगला क्वेश्चन फिर आपके होमवर्क के लिए है। दिस इज फॉर योर होमवर्क। इसमें हम ईयर लिखना भूल गए, बट है ये भी प्रीवियस ईयर का ही बेटा। क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का ही है, ईयर लिखना भूल गए हैं, ठीक है। क्या करें, हो जाता है, ह्यूमन एरर है। बट डोंट वरी, व्हाट्स इन द ईयर, व्हाट्स इन द ईयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, इतना ही काफी है हमारे लिए, होमवर्क है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहां पर हमने एक ग्लास प्लेट रख दी है, और ये कह रहा है इंटेंसिटी जो है वो रिमेन्स अनचेंज, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पर, सेंटर पर, अब सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं है लेकिन मैक्सिमा ही है। मिनिमम थिकनेस, तो मिनिमम थिकनेस के लिए जो आप सेंट्रल मैक्सिमा पर लोगे, अब वो क्या लोगे बेटा, फर्स्ट 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 मैक्सिमा बना दोगे, बस कहानी खत्म। इसके आगे का हिंट नहीं दे रहा हूं, इतना हिंट काफी आप लोगों के लिए। होमवर्क है, सॉल्व करिए और आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करिएगा। अगले वरदान की ओर चलते हैं, वरदान नंबर 4, सुंदर सा प्यारा सा वरदान नंबर 4। वरदान नंबर 4 से पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को मैंने यहां पर इसलिए उठाया है डिफ्रैक्शन से पहले, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मेलस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको। इसमें हमारे पास एक होता है पोलराइड, हर पोलराइड के अंदर एक होती है पास एक्सिस। क्या होती है बेटा, पास एक्सिस, बोलो एक बारी, पास एक्सिस, है ना। जब एक अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा भी हो और ऐसा भी हो, पूरे प्लेन में ऑसिलेट कर रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे भी जा रहा, ऐसे भी जा रहा, दोनों कंपाउंड इसके हैं। पास एक्सिस क्या होती है, पास एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आर पार हो जाता है और जिसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो जब ये वाली लाइट इससे पास करेगी, ये कैसी लाइट है बेटा, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जिसमें दोनों ऑसिलेशन है वो अनपोलराइज्ड होती है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं जब ये वाली लाइट इस पोलराइड से पास करेगी तो जो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट पास एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल वाला कंपोनेंट तो आर पार हो जाएगा एज इट इज, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो भैया ये वाला कंपोनेंट तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाला कंपोनेंट तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कहेगा भाई हम तो जाने देगा नहीं, हम नहीं जाने देगा। तो आधा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया, आधा जाने दिया गया। मतलब अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है। तो क्या ये लॉ ऑफ मेलस है? नहीं, ये नहीं है लॉ ऑफ मेलस। अगली बात करते हैं लॉ ऑफ मेलस क्या। तो हम एक दूसरा पोलराइड लेकर आए, और जो दूसरा पोलराइड है वो भैया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से थीटा एंगल बना रहा, ठीक है ना। अब बात समझना, लॉ ऑफ मेलस जो है, लॉ ऑफ मेलस जो है ये लगता है किस पर? ये लगता है पोलराइज्ड लाइट पर। अनपोलराइज्ड लाइट तो आधा ही होगा, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी तो आधी ही होगी। पोलराइज्ड लाइट जब एक पोलराइड से गुजरेगा, पोलराइज्ड लाइट जब एक पोलराइड से गुजरेगा, ठीक है ना, तब क्या होगा? तब इसकी इंटेंसिटी आधी नहीं होगी अब की बार, क्योंकि अब एंगल थीटा है। तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी, जो इसकी इंटेंसिटी था उससे कॉस स्क्वायर थीटा टाइम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है आपका लॉ ऑफ मेलस, ये है आपका लॉ ऑफ मेलस कि जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा टाइम होती है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑसिलेट कर रहा है कैसे? टुक 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 ऐसे भी कर रहा है और ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, पूरे प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। और जब ये बाहर निकला यहां से तो केवल ये ऑसिलेशन बचा, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। और जब यहां पर आया तो तिरछा ऑसिलेशन होगा, इसका ऑसिलेशन तिरछा ऐसे निकलेगा, ऐसा ऑसिलेशन होगा इसका, ठीक है। और इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। क्वेश्चन कैसा आएगा सर वो बताइए, कहां कहां नहीं सुना रहे हो हमको, क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताइए। अब देखिए क्वेश्चन कैसा, 2019 12 अप्रैल शिफ्ट टू, 2019 12 अप्रैल शिफ्ट टू। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हम 2019 में कितने नंबर ला पाते। A system of 3 polarizers, 3 polarizers हैं, P1, P2, P3 is set in such a way that the path axis of P3 is crossed with the respect to that of the P1। तो कह रहा कि देखो ये P1 है, इसकी पास एक्सिस ऐसे है, और P3 है जिसकी पास एक्सिस इससे क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड मतलब 90 डिग्री पर, ऐसे 90 डिग्री पर है। तो ये P1 है, ये P3 है, और क्रॉस मतलब 90 डिग्री पर है। तो एक का पास एक्सिस ऐसे है, दूसरे का अंदर की तरफ जाता हुआ ऐसे। द पास एक्सिस ऑफ P2 इज इंक्लाइंड 60 डिग्री द पास एक्सिस ऑफ P3। अब कह रहा है कि बीच में एक और डाल दिया हमने P2। P2 जो है वो P3 से, P2 जो है वो P3 से 60 डिग्री के एंगल पर है, मतलब P1 से 30 डिग्री के एंगल पर है। P1 से 30 पर है, P2 से 60 पर है। आई बात समझ में? क्योंकि P1 और P2 क्या है, वो तो 90 पर है, इससे 60 पर मतलब इससे 30 पर। आई बात समझ में आपको? बहुत अच्छी बात। When the beam of unpolarized light of intensity I naught is incident on P1, तो क्या रहा कि देखो यहां पर हमने एक बीम ऑफ लाइट डाल दी है, हमने ऐसे एक अनपोलराइज्ड लाइट की बीम ऑफ लाइट डाल दी, ऐसे एक बीम ऑफ लाइट डाल दी हमने यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट की। फिर क्या रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय 3 पोलराइजर्स इज आई। तो यहां पर अल्टीमेटली जो लाइट निकल रही होगी अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही होगी, और उसकी इंटेंसिटी आई है। कह रहा भाई आई बाय आई नॉट कितना है, आई बाय आई नॉट कितना है, ये आई नॉट है भैया, आई बाय आई नॉट कितना है, हमको पूछा गया हमसे। हम अच्छा भाई निकाल देते, क्या टेंशन वाली बात है इसके अंदर। तो ये अनपोलराइज है, तो भैया यहां तो आधा हो जाएगा, यहां तो आधा हो जाएगा। यहां आते हैं तो ये 30 डिग्री के एंगल पर है, तो भैया यहां पर आई नॉट बाय 2 जो इसकी इंटेंसिटी थी, इसका कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, और आई जो है उससे 60 डिग्री के एंगल पर है, इसका मतलब आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 का कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। आई बात समझ में? कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 हो गया, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 60, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। कितना आ रहा है ये भाई?
आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 और 3/32 आ गया ये आई नॉट। अब क्वेश्चन क्या रहा कि भैया आई बाय आई नॉट बताओ, तो 3/32 हमको आंसर मिल रहा, 3/32 मिल रहा। ठीक है, आ रही है समझ में। तो यहां पर हमको मिल रहा है 4 4, ठीक है, और यहां पे मिल रहा है 2, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी आई नॉट बाय आई होना चाहिए, गलती से आई बाय आई नॉट लिखा गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आई नॉट बड़ा होगा और आई जो है वो छोटा होगा। तो कोई भी ऑप्शन में जो है वो ऐसा नहीं गिवन है कि आई बाय आई नॉट पूछा गया हो, तो इट शुड बी आई नॉट बाय आई। कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, गलती हो गई है, माफी दे दो हमारे ऑपरेटर भाई साहब को, थोड़ी थोड़ी गलती कभी वो कर देता है, बच्चे हैं नादान है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आई नॉट बाय आई, इसका मतलब हो गया 32/3, 32/3 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें 32/3 जो है, 32/3 जो है वो किसके बराबर आने वाला है, ये 10.67 के बराबर आने वाला है, 10.67, क्योंकि अगर आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो बड़ा कितना होता है, वो 30 होता है ना, तो 10 से बड़ा आएगा, तो 10.67 हो गया। 10.67 कोई और उसमें 10 तो है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 10.67। आप बल्कि एग्जैक्टली डिवाइड भी करके दे सकते हो कितना आता है, तो 10.67 ही आएगा। समझ गए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकता है करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन मैं क्विकली पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासेस थ्रू एन आइडियल पोलराइजर ए, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर बी इज प्लेस्ड बिहाइंड ए, दो पोलराइजर है मतलब। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाइंड टू बी I/2, ठीक है, बी के पीछे कितनी आ रही है, I/2 आ रही है। नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, अब तीसरा पोलराइजर बीच में डाल दिया हमने, ठीक है ना। द इंटेंसिटी बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी I/8, तो बीच में डालने के बाद लास्ट वाली इंटेंसिटी कितनी हो गई, I/8 हो गई, जो पहले I/2 थी। द एंगल बिटवीन द पोलराइजर ए एंड सी इज, तो काफी हद तक पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन पहले और तीसरे का एंगल इस बारी सेम है। हिंट दे दिया है, अब आपको सोचना है और करके निकालना है। हिंट दे दिया, इस बारे में सोचना, एक ही बार दूंगा हिंट, बार बार नहीं बोलूंगा, कर दिया। अब सोचो, आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, मेरा आंसर ये आ रहा। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे। डिफ्रैक्शन, आज का आखिरी वरदान, डिफ्रैक्शन। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बेटा डिफ्रैक्शन का होता है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें आप समझो कि सिंगल 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 स्लिट डिफ्रैक्शन इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें अगर स्लिट विड्थ होती है ए, ठीक है, तो स्लिट के बीचों बीच मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर यहां कहीं पर होता है पहला मिनिमा, यहां कहीं पर होता है पहला मिनिमा, फिर दूसरा मिनिमा, दूसरा मिनिमा एंड सो ऑन। यहां पर जब ग्राफ बनाया जाता है तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मैक्सिमा की इंटेंसिटी ऐसे कम होना शुरू हो जाती है। ठीक, अगर एंगल की बात करें, अगर एंगल की बात करें तो जो ये एंगल आता है पहले मिनिमा का, तो वो होता है लैम्डा बाय ए, तो भैया ये भी होगा लैम्डा बाय ए। इस पूरे एंगल को कहा जाता है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंड इट्स वैल्यू इज 2 टाइम्स लैम्डा बाय। एक तो ये फॉर्मूला याद करना, एंगुलर विड्थ का मतलब है ये। अब देखो, अगर कोई आपसे ये विड्थ पूछ लेगा तो ये निकालने के लिए आपको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक, सारे एंगल छोटे माने जाएं तो हम कह रहे हैं 2 लैम्डा बाय ए इंटू कैपिटल डी इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। बाकी सबकी जो विड्थ होती है वो आधी होती है, विड्थ ऑफ other maximas is half of width of central maximum। बाकी सारे मैक्सिमा की विड्थ आधी हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये विड्थ देखोगे, ये कम आती है, ये डबल आती है। तो ये फॉर्मूला है जो आपसे पूछा जाता है, ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। अब इसके बाद आप अगर देखें तो आप एक बात समझिएगा, कितने कितने एंगल पर मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। nth मिनिमा की बात करते हैं। nth मिनिमम मिलता है n लैम्डा बाय a पर, यहां पर n 0 नहीं होगा,
1 से स्टार्ट होगा। तो पहला मिनिमा मिलेगा कितने एंगल पर, लैम्डा बाय ए। दूसरा मिनिमा 2 लैम्डा बाय ए पर, तीसरा मिनिमा 3 लैम्डा बाय ए पर, एंड सो ऑन। अगर nth मैक्सिमा की बात की जाए, अगर nth मैक्सिमा की बात की जाए तो ये कहां मिलेगा, तो मिलता है 2n + 1 लैम्डा बाय 2, 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अगेन यहां पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 से स्टार्ट करनी है आपको। तो पहला मैक्सिमा मिलता है 3/2 लैम्डा बाय ए, इतने एंगल पे 3/2 लैम्डा बाय ए भी मिलता है। तो भैया एक तो ये फॉर्मूले आपको याद करने, कितने कितने एंगल पे मैक्सिमा मिल रहा, कितने कितने एंगल पर मिनिमा मिल रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में मिलेगा। तो ये कहानी आ गई आपकी एंगल्स की, कितने कितने एंगल्स पे क्या क्या मिलने वाला है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं पाथ डिफरेंस की, जो आपको समझनी है कि अगर कोई भी दो रेज हैं और ये डिस्टेंस हमारे पास है, मान लीजिए डिस्टेंस हमारे पास d है, डिस्टेंस कितना है, d है, और ये बहुत दूर है, एंड दीज रेज आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, तो बहुत दूर जाकर मिलेंगे। तो स्क्रीन इज फार अवे, स्क्रीन इज फार अवे, this distance is very small, so these are nearly parallel rays, and suppose that this angle is theta, then this angle will also be theta, and this will be the path difference। ये बात समझनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं उसको एक बारी, देखना ध्यान से। सारी कहानी YDSC या डिफ्रैक्शन की इसी डायग्राम में निचोड़ आ गया है उसका, इस डायग्राम में निचोड़ आ गया उसका। देखो अगर एक पॉइंट यहां पर है और यहां से दो पॉइंट मैंने लिए, बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, थोड़ा मोटा पॉइंट बना देते हैं हम लोग। अब इन दोनों पॉइंट से मुझे रेज निकालनी है और इस पॉइंट पे भेजनी है, तो लगभग सेम ही तो एंगल होगा, बताओ भाई, लगभग सेम ही तो एंगल होगा, कि बहुत बड़ा डिफरेंस एंगल होगा, एंगल में होगा नहीं ना, तो लगभग सेम ही तो एंगल होगा, हाँ कि ना। तो लगभग सेम ही एंगल है, लगभग सेम ही एंगल है वहां तक पहुंचने का, ठीक। ऐसा तब होगा जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा, अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा कर दूं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, अब ये वाली रे और ये वाली रे, इनमें काफी बड़ा एंगल का डिफरेंस होगा, काफी बड़ा एंगल, ये बहुत बड़ा एंगल होगा, बहुत बड़ा एंगल होगा, तब बहुत बड़ा एंगल का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बहुत नजदीक हैं तो लगभग सेम ही एंगल पर निकलेंगी, और तब जाकर वहां पर लगभग सेम एंगल, नॉट एक्जैक्टली सेम, एक्जैक्टली सेम मिलेंगी कभी नहीं, तो लगभग सेम एंगल पे निकलेंगी और लगभग इतने दूर जाके इस पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक। यू हैव टू चेंज द पॉइंट टू चेंज द एंगल, सारी कहानी यही है। आई होप अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो इन दोनों जो लगभग सेम एंगल पे निकलते हुए जाकर स्क्रीन पे जाके मिल रही हैं, लगभग सेम एंगल पे, उनके बीच का पाथ डिफरेंस ये है, ये वाली रे एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है इतना, हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, और इसकी वैल्यू होती है d sin थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो x डेल्टा x की वैल्यू d sin थीटा, बिकॉज d इज द हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ वाला cos थीटा, सामने वाला sin थीटा, d sin थीटा इज डेल्टा x। नाउ फॉर वेरी स्मॉल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, डेल्टा x विल बी नियरली इक्वल टू d टाइम्स थीटा, sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो sin थीटा लगभग थीटा बन जाता है, थीटा लगभग थीटा बन जाता है, एंड डेल्टा x लगभग d टाइम्स थीटा है, d थीटा नहीं है, कहीं इसको कुछ और समझ बैठो। सर डिफरेंशिएशन को कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन नहीं, ये थीटा इंटू डी है, साइन थीटा था, मैंने साइन थीटा को थीटा लिख दिया, बस। छोटे एंगल, बड़ा एंगल हो तो ये करना है, छोटा एंगल हो तो ये करना है, इतनी सी बात, इतनी सी बात। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, 2018 का क्वेश्चन था बेटा, ये कम क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, तो 2018 क्वेश्चन था ये। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर। अब एक ध्यान देना बात को, यहां पर एंगल 60 डिग्री है, जो कि एक बड़ा एंगल है। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, इट इज अ टफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रहा हूं ना, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। दिस इज द टफ वन, ये टफ क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ये कर दिया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल विड्थ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके से यहां पर एक स्लिट है,
ठीक है ना। कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो है 60 डिग्री, मतलब पहला मिनिमा यहां पर, पहला मिनिमा यहां पर, पहले मिनिमा का ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ये कहानी समझनी है। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर, मतलब आपको जो ये डिस्टेंस दे रखा है ये 1 माइक्रोमीटर दे रखा है, दिस इज 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -6 मीटर। ये आपका ए है, ये आपका क्या है बेटा, ए है। ए इज 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है भाई। द स्लिट इज illuminated by monochromatic plane wave if another slit of the same width is made near it. Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the slits। ठीक है ना। तो ये आपको कैपिटल डी दे रखा है जो कि है 50 सेंटीमीटर का। बहुत बढ़िया। इट इज ऑब्जर्व्ड अगर इट इज ऑब्जर्व्ड इफ द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, मतलब बीटा आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अच्छा जी। व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस, स्लिट्स के बीच में कितना। अब देखो इसने डिफ्रैक्शन को और वाईडीएससी को क्लब किया, डिफ्रैक्शन को और वाईडीएससी को क्लब किया, तो आधी इंफॉर्मेशन यहां तक जो इंफॉर्मेशन है ये डिफ्रैक्शन के लिए। तो पहले डिफ्रैक्शन वाले से हम निकालने की कोशिश करते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं। इसने हमको ए दे रखा है, इसने हमको ए दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, हम लैम्डा निकाल सकते हैं, लेकिन एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है। ठीक है ना, ये एंगल बड़ा है। जो हमने ये फॉर्मूले कहे थे ना आपको, मिनिमा के, मैक्सिमा के, जो मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए थे, ये फॉर्मूले तब वैलिड होते हैं जब एंगल छोटा होता है, जब हम पाथ डिफरेंस को d इंटू थीटा लिखते हैं। पर जब इस पाथ डिफरेंस को d इंटू साइन थीटा लिख दिया जाता है ना, तब नहीं आता ये आंसर, तब दूसरा आंसर बनता है। तब क्या आंसर बनता है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है a की वैल्यू लिखी जाती है, फर्स्ट मिनिमा के लिए a की वैल्यू लिखी जाती है a/2, b की वैल्यू लिखी जाती है a/2, एंड ये साइन थीटा लिखा जाता है और इसको λ/2 लिखा जाता है। ठीक है, मतलब थीटा बनता है साइन इनवर्स λ/a। समझो बात को, मतलब जो मैंने यहां पे थीटा कहा वो थीटा ना होकर क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि मैंने साइन थीटा को थीटा लिखा था ना, साइन को थीटा लिखा था। तो मैं कह रहा हूं फॉर बिग एंगल्स के लिए साइन थीटा n विल बी इक्वल्स टू n λ/a। मिनिमा के लोकेशन निकाल रहे हैं, मिनिमा के लोकेशन निकाल रहे हैं। ये कहानी समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। तो हमने कहा कि यहां पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन थीटा पहला मिनिमा। देखो जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा बनता है ना, तो यहां पे पहला मिनिमा बनता है, पहला मिनिमा का 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री बोलेंगे इसको हम, साइन 30 डिग्री बोलेंगे इसको हम। ठीक है ना, तो बोलेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू λ/a। ए कितना है, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6। ये है 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6। इसको माइक्रो में कर लेते हैं क्योंकि आंसर को माइक्रो में ही दे रखा है, 1 माइक्रोमीटर। साइन 30 होता है हाफ, इसका मतलब लैम्डा हो गया हाफ माइक्रोमीटर, लैम्डा हो गया हाफ माइक्रोमीटर, लैम्डा हो गया हाफ माइक्रोमीटर। बात समझना, बहुत बता कर रहा हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ये मेंस का क्वेश्चन लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो बड़े ध्यान समझ लेना इस बात को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि लैम्डा है हाफ माइक्रोमीटर, लैम्डा क्या है, हाफ माइक्रोमीटर। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, लैम्डा मिल गया। अब क्या रहा कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इफ द ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ दे रखा है, इसलिए बीटा हमको दे रखा है और स्लिट सेपरेशन पूछा हुआ है, मतलब स्मॉल डी पूछा है। तो ये होता है लैम्डा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, लैम्डा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब लैम्डा गिवन है आपको, स्मॉल डी निकालना है, कैपिटल डी गिवन है आपको, बीटा गिवन है आपको, बीटा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी इज दिस। ठीक है ना, स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है आपको, बिल्कुल ठीक। सो ये कितना है भैया आपके पास, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 है बीटा। लैम्डा कितना है आपके पास, लैम्डा है 1/2 10 की पावर -6। ठीक है ना, स्मॉल डी निकालना है, और कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर -2, 50 इंटू 10 की पावर -2 है।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 10 की पावर +6 इज स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व कर कर आपका आंसर जो है वो यहां पर निकलने वाला है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, लैम्डा की वैल्यू हमारे जो आ रही है बेटा वो आ रही है लैम्डा बाय ए इक्वल टू sin 30 बोल रहे हैं हम यहाँ पर। लैम्डा बाय ए, अच्छे से देखो इस चीज को बेटा, लैम्डा बाय ए हम यहाँ पर sin 30 बोल रहे हैं। sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 1/2 माइक्रोमीटर के बराबर आ रही। तो लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पर। बीटा की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही। ठीक है ना, 10 की पावर -2 के बराबर है। ओके, और हमारे पास जो कैपिटल डी है वो भी 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो उसको हमने 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर -2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, विल गेट आवर आंसर। हमें हमारा आंसर जहां पर जो है वो मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है। हमने जो फॉर्मूला लिखा है बीटा का उसमें एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर हुई है। इट शुड बी कैपिटल डी हेयर एंड स्मॉल डी हेयर। सो लेट मी क्विकली डू द कैलकुलेशन अगेन। बाकी सब कुछ सही है, केवल हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक करी है। अब बीटा की जो वैल्यू हमारे पास होती है बेटा यहाँ पर वो हमें देखिए 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 दे रखी है। लैम्डा की वैल्यू है 1/2 माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर -6 दे रखा है। कैपिटल डी की वैल्यू हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 की पावर -2 दे रखा है। और स्मॉल डी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट गया, डी की वैल्यू यहां पर आएगी, तो बढ़ेगा 25 माइक्रोमीटर मुझे दिख रहा है। करेक्ट आंसर इज 25 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चा लोग, ये हमारा आंसर आ गया 25 माइक्रोमीटर। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है कंपेयर टू द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन, दैट वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन। मैं जानबूझ के क्वेश्चन को रखा था कि भैया एक क्वेश्चन तो ऐसा हो जो एकदम हिला दे। तो पहली बार जब मैंने उस क्वेश्चन किया था मेरे को भी थोड़ा सा सोचने में समय लगा, 10 मिनट मुझे भी लग गए थे क्वेश्चन करने के लिए। आपके पास एग्जाम में इतना लंबा समय नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ आ जाते हैं, बट घबराने वाली बात नहीं है बेटा। जो टफ है वो सबके लिए टफ है, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू एवरीवन।